डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिसाइल्स। व्हाट आर डिसाइल्स? द 9 वैल्यूज विच डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड डिसाइल्स। ऐसी 9 वैल्यूज जो आपके डाटा सेट को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करती हैं, वो जो 9 वैल्यूज़ हैं वो क्या कहलाती हैं? आपके पास डिसाइल्स कहलाती हैं। क्योंकि किसी चीज़ के 10 पार्ट्स करेंगे तो हमारे पास 9 डी निकलेंगे। D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 एंड D9। डिसाइल्स जैसा कि हमने पहले अभी जिक्र किया है, आर डिनोटेड बाई D1, D2, D3 अप टू D9, यानी D से डिसाइल को शो करेंगे। और हमारे पास इसमें जो अनग्रुप डाटा है उसके लिए जो फार्मूला होगा D1 का, वो क्या होगा जी? हमारे पास n+1 ओवर 10th ऑब्जर्वेशन। 10th ऑब्जर्वेशन जब D2 होगा तो वो क्या आ जाएगा? इसी फार्मूले में साथ 2 आ जाएगा, 2 इंटू n+1 ओवर 10th ऑब्जर्वेशन। इसी तरीके से जब हम D3 निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 3 इंटू n+1 ओवर 10th ऑब्जर्वेशन। और D4 लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 4 इंटू n+1 ओवर 10th ऑब्जर्वेशन। तो डिसाइल्स मीन 10वां हिस्सा। डिसाइल का क्या मीनिंग है? 10वां हिस्सा। तो अब आपके ये D4 और ये इस तरह से D9 तक जाएंगे। तो जब D9 आएगा तो 9 इंटू n+1 ओवर 10th ऑब्जर्वेशंस। तो इस तरीके से हम D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, तो 9 डिसाइल्स फॉर अनग्रुप डाटा इस फार्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास डाटा ग्रुप्ड होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा? D1 का फार्मूला। D1 का फार्मूला क्या होगा? फिर हमारे पास L+H/F इंटू n/10 माइनस C। क्योंकि 10 हिस्से होने हैं तो आप इसको 10 से तकसीम करेंगे। अब D1 है तो n के साथ 1 है। अब इसी तरीके से अगर हमें ग्रुप डाटा के लिए D2 का फार्मूला लिखना हो तो वो आ जाएगा L+H/F इंटू 2n/10 माइनस C। और अगर हमें इसी तरीके से D3 का लिखना हो तो वो आ जाएगा आपके पास L+H/F इंटू 3n/10 माइनस C। आप इस तरीके से किसी भी D का फार्मूला लिख सकते हैं। अब अगर आपने D5 का लिखना हो तो फिर कैसे होगा वो? D5 इज इक्वल टू L+H/F इंटू 5n माइनस 10 ओवर 10 माइनस C। अब हमारे पास जो D5 है ये मीडियन के इक्वल होता है। D5 इज इक्वल टू मीडियन, और ये दोनों Q2 के भी इक्वल होते हैं, यानी Q2 और D5 मीडियन के इक्वल होते हैं। क्योंकि जब हम इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करेंगे तो 5n/10 को सिंप्लीफाई करें 5n/10, तो ये आपके पास n/2 बन जाएगा जो कि मीडियन में यूज़ होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो D5 है वो क्या है आपके पास? मीडियन। और इसी तरीके से अगर आपने D7 का फार्मूला बनाना हो तो क्या आ जाएगा आपके पास? L+H/F इंटू 7n/10 माइनस C। और आपने अगर D8 लिखना हो तो D8 का क्या आ जाएगा आपके पास? L+H/F इंटू 8n/10 माइनस C। अब D9 को अगर डिफाइन करना हो तो फिर कैसे करेंगे? D9 इज इक्वल टू L+H/F इंटू 9n/10 माइनस C। तो इस तरीके से हम D1 से लेकर D9 तक कोई भी फार्मूला उसका डिफाइन कर सकते हैं। तो इसकी जो कैलकुलेशन प्रोसीजर है या जो कंप्यूटेशनल प्रोसीजर है न्यूमेरिकल्स का, वो सेम ऐसे ही है जैसे हमने मीडियन फाइंड किया था और क्वार्टाइल्स फाइंड किए थे, Q1, Q2, Q3। सेम उसी प्रोसीजर से हम D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, यानी कोई भी D फाइंड करना हो तो उसी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसके लिए हम एग्जांपल्स करते हैं। एक करेंगे हम ग्रुप डाटा के लिए, फिर ग्रुप डाटा के लिए पहले डिस्क्रीट के लिए करेंगे और फिर कंटिन्यूस डाटा के लिए करेंगे। तो हमारे पास जो डाटा गिवन है वो है ये
एग्जाम्पल 32, फाइंड D2 एंड D7 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको वो कोई भी खुद बताएगा कि आपने कौन सा, आपने एक ही क्वेश्चन में सारे नहीं फाइंड करने, यानी D1 से लेकर D9 तक, जो वो न्यूमेरिकल में हमें कहेगा कि फलां फलां आपने जो डी फाइंड करने हैं। जैसे इस डाटा सेट में हमें सिर्फ D2 और D7 का कहा गया है, तो हम सिर्फ D2 और D7 ही फाइंड करेंगे। अब डाटा हमें गिवन है, डाटा क्या है जी, 10, 23, 32, 45 और अप टू 28। तो मीडियन में भी, क्वार्टाइल में भी, डिसाइल्स में भी, जब भी आपने ये फाइंड करने हैं, अनग्रुप डाटा दिया हुआ है तो आपने पहले डाटे को तरतीब से लिखना है असेंडिंग ऑर्डर्स में। हमने ये जो डाटा सेट है ये इसको तरतीब से लिख लिया, पहले सबसे स्मॉल वैल्यू डाटा की, फिर उससे लार्ज वैल्यू, फिर उससे लार्ज वैल्यू, और एंड पे जो सबसे बड़ी वैल्यू है डाटा सेट की वो आ गई हमारे पास। यानी डाटा को आपने पहले तरतीब से असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब D2 का जो है हमारे पास अनग्रुप डाटे का क्या फार्मूला था, D2 था 2 इंटू n प्लस 1 ओवर 10th ऑब्जर्वेशन। अब हमारे पास n, ये कितनी वैल्यूज हैं, ये वाली जो डाटा में गिवन है हमारे पास 10 वैल्यूज हैं, यानी n इज इक्वल टू 10 है। तो अब हमारे पास 2 इंटू एन प्लस 1 ओवर 10, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू एन 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2.2। अब 2.2 से क्या मुराद है, जो हमारा D2 है वो सेकंड और थर्ड वैल्यू है जो उसके दरमियान कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब वो फाइंड करेंगे, उसका क्या तरीका है, हमारे डाटा सेट में जो तरतीब से दिया गया है उसमें ढूंढेंगे हम। जो हमारे पास सेकंड नंबर पे जो वैल्यू है वो क्या थी 23, और जो थर्ड नंबर पे है वो 26। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वैल्यू प्लस 0.2 इंटू 26 में से 23 माइनस कर देंगे, तो अब हमारे पास 26 माइनस 23, ये जो आंसर आएगा 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 से, फिर वो जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देंगे किस में, 23 में। तो हमारे पास जो D2 है उसका जो आंसर आ गया वो आ गया 23.6। तो इस तरीके से हम अनग्रुप डाटा में से कोई भी हमें वैल्यूज़ पहले तरतीब से लिख लें सारी वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर्स में, उसके बाद जो डी कहा जाएगा वो डिफाइन आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। तो आपने अब D2 था तो D2 का फार्मूला लिखा, उसको सिंप्लीफाई किया वैल्यूज़ फीड करने के बाद, अगर आंसर पॉइंट्स में आ रहा है तो फिर ये प्रोसीजर करेंगे, अगर पॉइंट्स में नहीं आ रहा तो जो वैल्यूज़ होगी वो उसी नंबर वाली वैल्यू आपकी डी की वैल्यूज़ होंगी या आंसर्स होंगे। अब इसी तरीके से हम D7 निकालते। अब D7 का क्या फार्मूला है जी हमारे पास, 7 इंटू एन प्लस 1 ओवर 10th। तो अब 7 इंटू ये 10 वैल्यूज़ थी प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 10, तो इसका जो आंसर आया है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास D7 का फार्मूला लिखा, उसका आंसर आया 7.7। अब इसका मतलब ये है जो हमारा D7 है वो 7th और 8th वैल्यू के कहीं दरमियान में है। 7.7 से क्या मुराद है, हमारा जो D7 है वो 7th और 8th वैल्यू के कहीं दरमियान में मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, यानी 7th नंबर पे जो वैल्यू है वो 45 है, प्लस 8th वैल्यू में से 7th माइनस कर देंगे और उसको 0.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो है 7th नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, 45। वो क्या लिखी हुई है, 45। अब क्या किया जी हमने, 45 प्लस 0.7 इंटू 48 माइनस 47, यानी ये जो 7th और 8th नंबर पे जो वैल्यूज थी या जो भी थी 9th नंबर पे, तो ये हमने इसमें से माइनस कर दी। तो ये माइनस करने के बाद आपके पास जो आंसर आया वो आ गया D7 का। अब इस तरीके से आपको कोई भी डाटा गिवन हो तो उससे आप डी फाइंड कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम एक डिस्क्रीट डाटा के लिए एग्जांपल सॉल्व करते हैं।
डिस्क्रीट डाटा के लिए जो एग्जांपल है वो गिवन है हमें, एग्जांपल 35, फाइंड आउट D6 एंड P30। तो अभी परसेंटाइल हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, अभी D6 फाइंड करने का हम प्रोसीजर। अब ये डिस्क्रीट डाटा है, ऐसा डाटा जो काउंटेबल होता है, जिसमें इशारिये में वैल्यूज़ नहीं होती। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड नंबर ऑफ हाउसेस 2 5 15 30 40 22 अप टू 1। अब हमारे पास ये डिस्क्रीट डाटा सेट है और ये ग्रुप डाटा है। एक्स हमने अपनी वैल्यूज़ को कह लिया, फ्रीक्वेंसी का कॉलम गिवन था, हमने फ्रीक्वेंसी का कॉलम लिख लिया। अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे बनेंगी, पहली वैल्यू ऐसे ही लिखी, उसके बाद पहली वैल्यू को नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड किया तो सी एफ की दूसरी वैल्यू आ गई। अब इसको 15 में ऐड किया तो आपके पास नेक्स्ट सी एफ आ गया। 22 को ऐड किया 30 के साथ तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आ गई। 52 को 60 में ऐड किया तो आपके पास सी एफ की नेक्स्ट वैल्यू आ गई। इस तरीके से ऐड करते जाएंगे इन वैल्यूज़ को और आपके पास सी एफ के आंसर्स आते जाएंगे। तो लास्ट आपके पास आ गया 191। अब D6 डिस्क्रीट डाटा के लिए आप 6 × n+1/10, जब आप इसको वैल्यूज़ को फीड करेंगे यहाँ पे, n से मुराद क्या है आपके पास सिग्मा f, तो वो क्या है 191। अब आपने फार्मूला लिखा, फार्मूले में वैल्यूज़ फीड की और ये जो वैल्यू आई है, आप इसको कहाँ पे चेक करेंगे, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। 115.2 ऑब्जर्वेशंस, 115.2 ऑब्जर्वेशन हमारी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, 152 वाले कॉलम। अब इसके जो सामने x की वैल्यू लिखी हुई है, ये आपका D6 आ गया, तो वो क्या है आपके पास आंसर D6 का 6 ही आ गया, यानी D6 = 6। इस तरीके से कोई भी डिस्क्रीट डाटा दिया हुआ है तो उसका आप कोई भी डिफाइन करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारा ग्रुप डाटा, जिसका हमें डिसाइल्स फाइंड करने हैं। एग्जाम्पल 36, फाइंड 4th डिसाइल एंड 6th डिसाइल फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ 50 फैमिलीज। यानी यहाँ पे आपके पास सिग्मा एफ जो है वो 50 है, ये 50 फैमिलीज के एक्सपेंडिचर्स का डाटा गिवन है हमें। इसमें हमें जो है वो क्लास लिमिट्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो अब हमें दो चीज़ें बनानी है, एक क्लास बाउंड्री और एक क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या जिसे हम सी कहते हैं। हमने अपने डाटा सेट को कॉलम में लिखा, एक्सपेंडिचर वाला कॉलम लिखा, एक्सपेंडिचर वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है, क्लास लिमिट्स। अब क्लास लिमिट्स से हमने क्या किया, क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। कैसे बनेंगी जी आपके पास क्लास बाउंड्रीज, ये वाली वैल्यू और ये वाली, यानी पहली क्लास की लार्ज वैल्यू अपर क्लास बाउंड्री और दूसरी क्लास की स्मॉल वैल्यू, इनको माइनस कर देंगे। 15 - 14 तो आंसर आया 1। यहाँ पे जो भी आंसर आता है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आ गया 0.5। ये जो हमारा आंसर आता है यानी 0.5 आया है, जो इसको इन वैल्यूज़ में से माइनस कर देंगे, यानी 10 - 0.5 तो आ जाएगा 9.5। और इसी तरह से सेकंड वैल्यू है 15 - 0.5 तो ये आ जाएगा 14.5। तो आपके पास दूसरी वैल्यूज़ आ जाएगी उसकी। तो इसी तरीके से आपके पास जो थर्ड वैल्यू है वो 20, तो 20 - 0.5 करेंगे तो 19.5 आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास क्लास बाउंड्रीज, लोअर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। अब उसके बाद हमारा जो आंसर आया था 0.5, उसको इन वैल्यूज़ में ऐड करना होता है। तो पहली वैल्यू क्या है 14 + 0.5 तो आपके पास अपर क्लास बाउंड्रीज में पहली आ गई आपके पास। अब इसमें जब 19 + 0.5 करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी। फिर इसी तरीके से इन सब में आप 0.5 करेंगे तो ये क्लास बाउंड्री के ये वाले आंसर्स आ जाएंगे आपके पास। अब क्लास बाउंड्रीज कंप्लीट करने के बाद हमें सी एफ का कॉलम बनाना था। वो किससे बनेगा, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से। पहली वैल्यू ऐसे ही लिखी, उसको अब नेक्स्ट में ऐड किया तो आपके पास सी एफ यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की नेक्स्ट वैल्यू आ गई। अब जो आंसर आया इसको नेक्स्ट वैल्यू में ऐड किया तो आपके पास फिर नेक्स्ट वैल्यू क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आ गई। अब इस वैल्यू को इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट आ जाएगी। अब इसी तरह से 45 को इसमें किया तो आपके पास ये नेक्स्ट आ गई, जिसे सिग्मा एफ भी कहते हैं। आपने क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्रीज का कॉलम भी बना लिया और फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी बना लिया। अब हमारा
कौन कौन से निकालने थे यहाँ पे हमें क्वेश्चन में? D4 फोर्थ डिसाइल और 6 डिसाइल और D6, यानी हमें D6 और D4 निकालने हैं। तो पहले हम D4 पे आते हैं। अब D4 का फार्मूला क्या था हमारे पास? L प्लस एच ओवर एफ इंटू 4n/10 माइनस सी, यानी ये किसका फार्मूला? D7 का। अगर सबस्क्रिप्ट में 7 है, सॉरी, ये किसका फार्मूला है? D4 का। अब सबस्क्रिप्ट में अगर 4 है तो यहाँ पे भी 4 आ गया, बाकी वही हैं चीज़ें। अब उसके बाद क्या करना होता है हमें? फार्मूले में सबसे पहले किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी होती है? ये वाली वैल्यू, यानी 4n/10। अब 4n यहाँ पे कितना आया था? 50/10, तो ये आंसर आ गया आपके पास 20, यानी 4n/10 को सिंप्लीफाई किया, उसका आंसर फाइंड कर लिया। जब हमारे पास ये आंसर आ जाता है फार्मूले में, इस आंसर को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में चेक करेंगे कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब 20 कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? 22 में, यानी इस वैल्यू में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पर। उसके सामने वाली जो एफ में वैल्यू लिखी होती है वो एफ की, उसके सामने वाले जो लिखी होती है स्मॉल वैल्यू क्लास बाउंड्री वाले कॉलम में, वो है लोअर क्लास बाउंड्री एल की। एच जो है क्लास लिमिट से आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे एच की जो वैल्यू है एक क्लास से दूसरी क्लास के दरमियान जो गैप है, जो वक्फा है, जो इंटरवल है, वो है 5। अब आपके पास एफ की वैल्यू भी आ गई, एल की भी आ गई, एच की भी आ गई। अब इस वैल्यू से प्रीवियस वैल्यू जो होती है वो सी की होती है, तो यहाँ सी इज इक्वल टू 12, जिसे सी कहते हैं या सी एफ कहते हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ आने के बाद आपने क्या किया? फार्मूले में फीड कर दी। फीड करने के बाद उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास D4 का आंसर आ गया 18.5। अब इसी तरीके से हम D6 फाइंड करेंगे। अब जो D6 था हमारे पास, उसका फार्मूला क्या था जी? L प्लस एच ओवर एफ इंटू 6n/10 माइनस सी। अब हमने क्या करना है? सबसे पहले ये जो वैल्यू यहाँ लिखी होती है, यानी 6n/10 फाइंड करेंगे। अब 6n हमारे पास 50 था ओवर 10, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ गया 30। अब ये जो आंसर आता है हमारा, इसको कहाँ चेक करना होता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। अब इसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में चेक करेंगे तो वो जो आंसर हमारा आया था वो क्या आया था? 30। अब 30 को चेक करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो 30 यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। इससे ऊपर वाली वैल्यू सी की, और इसके सामने वाली जो एफ में वैल्यू लिखी हुई है वो स्मॉल एफ की, यानी फ्रीक्वेंसी की, और उसी के सामने क्लास बाउंड्री के कॉलम में जो स्मॉल वैल्यू है वो किसकी आ गई? एल की। और एच जो है, इनका इंटरवल जो है वो एक क्लास से दूसरी का, वो कितना है यहाँ पे? 5। आपके पास सी की भी आ गई, एफ का आंसर भी आ गया, एल का भी, एच का भी। ये सारे आंसर्स उठा के फार्मूले में फीड करेंगे। फार्मूले में फीड किए, उनको सिंप्लीफाई किया, तो D6 का आंसर आ गया आपके पास 23.163। अब कोई डाटा भी गिवन हो आपको, हम उसका कोई भी डी जो हमें कहा जाए, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 तक कोई भी डी फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? डी का फार्मूला लिखेंगे, और जो भी फार्मूला है, फार्मूला याद रखने का, अगर 1 है तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, और अगर यहाँ पे 2 है तो एन के साथ 2 आ जाएगा, और अगर डी के साथ यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, और अगर यहाँ पे 4 है तो 4 आ जाएगा, अगर 5 है तो डी के साथ यहाँ पे 5 आ जाएगा, और इसी तरीके से अप टू 9। अगर डी के साथ सबस्क्रिप्ट में 9 है तो एन के साथ 9 आ जाएगा। तो ये हम डी का कोई भी फार्मूला इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो मज़ीद ये है कि आपको मीडियन निकालना हो, या क्वार्टाइल निकालना हो, या डिसाइल निकालना हो, इन सब के लिए आपको क्लास बाउंड्रीज़ का कॉलम भी बनाना पड़ता है, और सी का, जिसे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो कॉलम भी बनाना है। ये कॉलम बनाने के बाद आपने एन के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, D1, D2 या Q1, Q2 जो भी है, वो वैल्यू फाइंड करनी होती है। उस वैल्यू को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं, फिर उसके सामने जो वैल्यू होती है वो एफ़ की, और उसी के सामने क्लास बाउंड्रीज़ में जो वैल्यू लिखी होती है वो लोअर क्लास बाउंड्रीज़ की, और सी जो है हमारे पास, जो उसमें प्रीवियस वैल्यू होती है वो सी की वैल्यू होती है।
तो ये सारी वैल्यूज़ निकालने के बाद हम फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करते हैं और डी के आंसर्स आ जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्सरसाइज गिवन है नीचे, तो आपने इसको सॉल्व करना है। ये एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल 75 फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स, क्वार्टाइल्स भी निकालने हैं इसके, 7th डिसाइल्स भी निकालना है। तो इसी तरीके से आपके पास 71 है, ग्रुप डाटा है, आपने इसका Q3 निकालना है, हमने पहले किया हुआ है तो आप इसका Q3 निकालेंगे और क्वार्टाइल्स निकालेंगे। और अब हम आते हैं डिसाइल वाले उस पर। तो डिसाइल वाले ये एग्जांपल या सॉरी एक्सरसाइज 75 में आपने Q1 निकालना है, 6th डिसाइल यानी D6 निकालना है। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है इनकी। तो इसके साथ ही हमारा जो है आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।